जरा सोचिए, एक ऐसा समय जब यूरोप का नक्शा आज जैसा बिल्कुल नहीं था। कोई स्पष्ट देश नहीं थे, बस अनगिनत छोटे बड़े राज्य, साम्राज्य और राजवाड़े थे। लेकिन फिर एक आइडिया, एक ऐसा शक्तिशाली विचार सामने आया जिसने इस पूरी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वो विचार था राष्ट्रवाद का। आज की इस ऐतिहासिक चर्चा में हम इसी रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे इस एक अकेले विचार ने सीमाओं को फिर से खींचा, नए राष्ट्रों को जन्म दिया और सदियों पुराने साम्राज्यों को ताश के पत्तों की तरह ढा दिया। आज हम इस पूरी कहानी को 5 हिस्सों में समझेंगे। पहला, फ्रांस से उठी क्रांति की चिंगारी। दूसरा, कैसे एक राष्ट्रीय पहचान को गढ़ा गया। तीसरा, क्रांतियों का वो उथल-पुथल भरा युग। चौथा, इटली और जर्मनी का एकीकरण। और आखिर में ब्रिटेन की कहानी और राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, क्रांति की चिंगारी। 18वीं सदी के अंत में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे यूरोप की नींव हिला दी। अब देखिए, 1789 के उस दौर में राष्ट्रवाद का मतलब समझना बहुत जरूरी है। ये कोई साधारण विचार नहीं था। ये बात कि राष्ट्र राजा या किसी शाही परिवार की जागीर नहीं है, बल्कि ये आम जनता का है। ये उस समय एक बेहद ही क्रांतिकारी विचार था। सदियों से जो लोग राजाओं के आदेश पर जी रहे थे, वो अचानक सड़कों पर आकर स्वतंत्रता और समानता की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश हमारा है, और इसी भावना ने पहली बार एक साझा राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान जैसी चीजों को जन्म दिया। इस बदलाव की रफ्तार देखिए, ये लगभग 80 सालों की एक बहुत ही दिलचस्प टाइमलाइन है। 1789 में फ्रांस से जो चिंगारी उठी वो जंगल की आग की तरह फैल गई। 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद हो, 1861 में इटली का एक देश बनना हो, या फिर 1871 में जर्मन साम्राज्य की घोषणा, बस कुछ ही दशकों के भीतर यूरोप का पूरा भूगोल और राजनीतिक नक्शा पूरी तरह बदल चुका था। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प विडंबना है। नेपोलियन बोनापार्ट ने इन क्रांतिकारी विचारों को पूरे यूरोप में फैलाया। नेपोलियन कोड ने सामंती व्यवस्था को खत्म किया, सबको कानून के सामने बराबर ला खड़ा किया और संपत्ति के अधिकार दिए। सुनने में बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन दरअसल नेपोलियन ने ये सब सैन्य कब्जे के जरिए किया। और जाहिर है, जब कोई विदेशी सेना आप पर राज करेगी तो आप विरोध करेंगे ही, और अनजाने में ही सही, फ्रांस के इसी प्रभुत्व के विरोध ने बाकी यूरोप में राष्ट्रवाद की आग में घी डालने का काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, राष्ट्रीय पहचान का निर्माण। क्योंकि राष्ट्रवाद सिर्फ राजनीति और युद्धों तक सीमित नहीं था। कोई भी देश सिर्फ जमीन के टुकड़े से नहीं बनता। इसके लिए लोगों के दिलों में एक जुड़ाव होना जरूरी है। और यहीं पर कला, संगीत और रोमांटिसिज्म यानी रोमानियत ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया। कलाकारों, कवियों और बुद्धिजीवियों ने स्थानीय भाषाओं और लोक कथाओं का इस्तेमाल किया ताकि आम लोग एक दूसरे से जुड़ावा महसूस करें। उन्होंने ये एहसास दिलाया कि हम सब एक हैं, हमारी एक साझा पहचान है। ये एक तरह का गहरा सांस्कृतिक जागरण था। और इसी सांस्कृतिक जागरण से जन्म हुआ गुप्त सोसाइटियों का। इटली के महान क्रांतिकारी जुसेप्पे मेज़्ज़ीनी को ही ले लीजिए। उनका विजन बिल्कुल साफ था, युवाओं को आगे आना होगा। उन्होंने यंग इटली जैसी गुप्त सोसाइटियां बनाई और युवाओं में ये आग भर दी कि उन्हें एक स्वतंत्र और एकजुट राष्ट्र का निर्माण करना है। उन्होंने युवाओं को इस पूरे आंदोलन की रीढ़ बना दिया। अब आते हैं हमारे तीसरे पड़ाव पर, क्रांतियों का युग। 1830 और 1840 के दशक का वो समय जब ये सारे विचार किताबों और कला से निकलकर सीधे सड़कों पर आ गए। पूरे यूरोप में उस समय उथल-पुथल मची थी। जो उदारवादी यानी लिबरल क्रांतिकारी थे, उनकी मांगें बहुत स्पष्ट थीं। वो केवल राजाओं के चेहरे नहीं बदलना चाहते थे, वो पूरा सिस्टम बदलना चाहते थे। उन्हें प्रेस की आज़ादी चाहिए थी, वोट देने का अधिकार चाहिए था, और सबसे बड़ी बात, एक संवैधानिक सरकार चाहिए थी। ये वो समय था जब आम इंसान अपने हक के लिए सीधे तौर पर सत्ता से टकरा रहा था। लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से बदलाव लाना कभी आसान नहीं होता। 1848 की फ्रैंकफर्ट संसद इसका सबसे बड़ा सबूत है। निर्वाचित प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठा हुए ताकि जर्मन राज्यों को एक संविधान के तहत लाया जा सके। लेकिन क्या हुआ? राजा ने मुकुट पहनने से ही साफ इनकार कर दिया। शांति से एकीकरण करने का ये बड़ा प्रयास पूरी तरह फेल हो गया। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस नाकामी के बावजूद लोगों के अंदर की वो राष्ट्रवादी भावना खत्म नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गई। भाग 4, इटली और जर्मनी का एकीकरण।
अब हम इस कहानी के सबसे क्लाइमैक्स वाले हिस्से में हैं, जहां रोमांटिसिज्म की जगह आक्रामक कूटनीति और तोपों ने ले ली। इटली को एक करना किसी बड़े पजल को सुलझाने जैसा था। ये काम किसी एक इंसान के बस का नहीं था। इसके लिए 3 बहुत ही अलग अलग चीजें एक साथ आईं। पहला, मैज़ीनी की विचारधारा, दूसरा, काउंट कावूर की बेहद चतुर कूटनीति, और तीसरा, गैरिबाल्डी और उनके रेड शर्ट्स के शानदार सैन्य अभियान। इन तीनों के एकदम सटीक तालमेल का ही नतीजा था कि 1861 में इटली आखिर में एक संयुक्त राष्ट्र बन सका। लेकिन जर्मनी की कहानी बिल्कुल अलग है। जहां इटली में कई लोगों ने मिलकर काम किया, वहीं जर्मनी का एक ही मुख्य आर्किटेक्ट था, ओटो वॉन बिस्मार्क। और बिस्मार्क का तरीका कूटनीति से ज्यादा आक्रामकता पर आधारित था। उन्होंने सीधे तौर पर रक्त और लौ यानी खून और तलवार की नीति अपनाई। प्रशिया की ताकतवर सेना का इस्तेमाल किया, 3 बड़े और क्रूर युद्ध लड़े और आखिरकार 1871 में जर्मन राज्यों को एक कर दिया। ये पूरी तरह से सैन्य शक्ति का एक प्रचंड प्रदर्शन था। और अब हमारा आखिरी हिस्सा, ब्रिटेन और राष्ट्रीय प्रतीक। आइए देखते हैं कि यूरोप के एक तीसरे हिस्से में राष्ट्र बनने की प्रक्रिया कैसे अलग थी और इन नए देशों ने खुद को एक चेहरा कैसे दिया। अगर हम इटली और जर्मनी को देखें तो वहां एकीकरण अचानक और युद्धों के जरिए हुआ, लेकिन ब्रिटेन में ऐसा कोई रातों रात हुआ धमाका नहीं था। वहां तो बस अंग्रेजी सत्ता का धीरे धीरे एक व्यवस्थित तरीके से स्कॉटलैंड, वेल्स और आयरलैंड पर विस्तार हो रहा था। ये सदियों तक चलने वाली एक धीमी प्रक्रिया थी, जिसने बिना किसी अचानक क्रांति के यूनाइटेड किंगडम को आकार दिया। अब एक बार जब ये देश बन गए तो एक नई चुनौती सामने आई। लोगों को इस देश नाम की अमूर्त चीज से कैसे जोड़ा जाए? जवाब था प्रतीक। देशों को महिला आकृतियों के रूप में दर्शाया गया, जैसे फ्रांस के लिए मैरियन और जर्मनी के लिए जर्मेनिया। ये एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका था। इसने राष्ट्र को एक ऐसा मानवीय रूप दे दिया जिसे लोग अपनी माँ या रक्षक की तरह देख सकें, जिससे उनके दिलों में वफादारी और देशभक्ति की भावना हमेशा जिंदा रहे। तो इस पूरी ऐतिहासिक यात्रा के बाद एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमने देखा कि कैसे राष्ट्रवाद ने बिखरे हुए लोगों को एक नई पहचान दी और उन्हें एकजुट किया, लेकिन जरा सोचिए, क्या इसी राष्ट्रवाद ने भारी संघर्षों और विनाशकारी युद्धों की नींव भी नहीं रखी? क्या ये महज लोगों को जोड़ने वाली एक शक्ति थी, या फिर इसने भविष्य के अंतहीन संघर्षों के बीज बो दिए थे? आज की दुनिया को देखते हुए भी ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें जरूर विचार करना चाहिए। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।